आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मोटिवेशनल टू स्कोर 90+% इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स और की और टिप टू स्कोर इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। तो दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्यों मेरे पास कहाँ से आई इतनी जो मोटिवेशन मैं आपको देने वाला हूँ और जो टिप है जो मैंने भी लास्ट ईयर ही 10th का जो एग्ज़ाम है जो पास किया है। तो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा, कुछ मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप लोग कैसे 90+% स्कोर कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम आगे बात करें तो पहला जो क्वेश्चन हमारे ऊपर आया होता है वो क्या होता है, देखिए, व्हाट शुड बी योर माइंड फॉर प्रिपेयरिंग सीबीएसई बोर्ड। तो हमारे माइंड में होना क्या चाहिए एक्चुअली में, हम होता क्या है और होना चाहिए क्या। हम तो यार सोचते हैं कि यार ये तो एनसीईआरटी बुक्स हैं और सीबीएसई बोर्ड है और हमने एक आध पेपर सैम्पल वगैरह देख लिया है, तो हाँ हमको लगा कि हाँ इजी है बहुत, हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब भी आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप एक्चुअली जब बैठोगे एग्ज़ाम दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली में क्यों उसको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो हमारे माइंड में एक्चुअली होना क्या चाहिए, हमारे माइंड में हमको ये सोचना चाहिए कि भाई हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, बहुत इजी है। इजी तो है ही नहीं। आप अपने माइंड को ये बता दो कि इजी तो है ही नहीं, हमें टफेस्ट जो कॉम्पिटिशन के जैसे हम तैयारी करते हैं उसकी तरह हमें तैयारी करनी है सीबीएसई बोर्ड की। तो बोर्ड में आपको अगर स्कोर करना है तो आपको ये अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर कर लेना होगा। जैसे ही आप 10th के जो प्रिपरेशन शुरू करते हो या फिर 10th की जो पढ़ाई आप शुरू करते हो, जैसे आपके स्कूल्स वगैरह जो ओपन होते हैं, क्लासेस ओपन होती हैं। आजकल स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी क्लासेस ओपन हुई हैं आपको ये एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि हाँ हमको प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। अगर आपको सही में मार्क्स स्कोर करना है ना तो आपको माइंडसेट तो अपना बनाकर चलना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं कि जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने साल भर हमने पढ़ा है, तो ऐसा लास्ट टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए जो जो सीबीएसई बोर्ड के लिए अच्छा हो। देखिए लास्ट टाइम पे मेरा मानना तो ऐसा है, लास्ट आप आपने फुल सेमेस्टर आपने पढ़ाई करी, जो भी आपकी एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं या फिर आप कुछ आउटसोर्सेज बुक्स भी हैं आप उनसे पढ़ रहे हो, इट्स वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। बट एवरी प्रॉब्लम you are facing should be of that you can solve it by your own। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं पर भी, आप ये नहीं है कि हर बार आप टीचर के पास ही जाओगे, थोड़ा उसमें ध्यान दो, थोड़ा उसमें ध्यान दो कि गलती कहाँ है मेरी, है ना। खासकर ये मैथ्स का और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी यूज़ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टीचर्स के पास जो है बहुत पहले अपना खुद का जितना भी जितनी ताकत है आप उस क्वेश्चन में डाल दीजिए, उसके बाद ही आप अपने टीचर के पास जाइए, ठीक है। और हम बात करते हैं कि माइंड प्रिपेयर कैसे करा जाए कि भाई सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हम करेंगे। देखिए माइंड तो आपका प्रिपेयर पहले से होता है, आपने 10th क्लास ज्वाइन की, यू आर रेडी। बट माइंड में कुछ ऐसे फैक्टर्स डालने पड़ेंगे आपको कि हाँ हमको स्कोर करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, कि उन्हें मतलब नहीं है, वो साल के एंड के कुछ दो तीन महीनों में पढ़ लेंगे एंड दे विल स्कोर, और शायद हाँ और शायद वो स्कोर कर भी जाते हैं। लेकिन जो बच्चे 100 वाले होते हैं ना, 100 नंबर वाले होते हैं ना, वो साल भर से मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, आउटसोर्सिंग बुक्स का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी आप आउटसोर्सिंग बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसका बेसिस जो होता है आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, आपकी जो बुक्स में प्रॉब्लम दे रखे हैं उनका बेसिस पे होना चाहिए। ज़्यादा आप आउटसोर्सिंग का पढ़ोगे तो फिर वो भी आपके नुकसानदायक है। अच्छा, अगली अगर हम बात करी जाए, अगली हम बात करते हैं व्हाट मटेरियल शुड वी गेट। बहुत सवाल आते हैं इस चीज़ पे, मेरे पास भी काफ़ी सवाल आते हैं बच्चों की कि ऐसे क्या मटेरियल वो यूज़ करें, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें, कहाँ से वो सोर्स कहाँ से लाएं पढ़ने का। तो कईयों के सवाल इस तरह के होते हैं कि क्या सर हम जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते इंटरनेट का इस्तेमाल। इंटरनेट का इस्तेमाल तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करोगे, उसके बाद आपको
जो नॉलेज है वो वास्ट मिलेगी। जैसे कि आपकी जो एन में, खासकर मैं एन की बात करूँगा, तो एन की जो बुक्स में जो नॉलेज जो आपको दे रखी है, जो आपको भी जो कंटेंट दे रखा है, वो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लिमिटेड है। उसको थोड़ा अगर आप आउटसोर्सिंग के साथ पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और उसका जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके माइंड पर भी, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, एक टॉपिक लीजिए, टॉपिक के बारे में पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने चैप्टर उठा लिया, चैप्टर नेट पे ढूंढ लिया, नेट पे पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं। आपने एक टॉपिक है, हाँ, कोई भी टॉपिक लीजिए, टॉपिक को उठाइए और टॉपिक की स्टडी कीजिए, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा नॉलेजफुल जो है आपको कंटेंट उस पर मिल पाएगा, और आप ज़्यादा एग्ज़ाम में उस पर लिख पाओगे। ठीक है, तो मटेरियल का ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप सिर्फ एन ही पढ़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं हम CBSE बोर्ड में तो हम सिर्फ एन ही पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप आउटसोर्सिंग की जो बुक्स हैं ना, काफ़ी बुक्स मार्केट में भी आती हैं। सजेस्ट मैं कुछ बुक्स नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करना। तो आप आउटसोर्सिंग की भी बुक्स आती हैं काफ़ी, और जितनी भी लगभग जितनी भी आती हैं वो अच्छी ही होती हैं। बट मटेरियल में मैं कहूँगा कि अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो ना, कि आप एक टॉपिक आपने उठाया, हाँ तो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपने टॉपिक उठाया, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने टॉपिक उठाया मेटल का, ये जो कार्बन चैप्टर में जैसे कई टॉपिक अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, आपने टॉपिक उठाया साइंस में से, है ना, और वो साइंस के जो टॉपिक्स हैं आपने नेट पे ढूंढे। नेट पे आपको जो मटेरियल मिलेगा ना, उसका जो उस टॉपिक का जो मटेरियल मिलेगा आपको, वो काफ़ी वास्ट होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको वो जो मटेरियल है वो सारा ही पढ़ना है। कुछ मटेरियल उसमें ऐसा भी कुछ बहुत हाई लेवल का होगा, 10th लेवल का नहीं होगा। आपको उसमें से वही चीज़ देखनी है जो आपके काम की है। ज़्यादा हाई लेवल के जो मटेरियल पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर आपका जो है सही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसमें एक बात ये भी आती है कि जो आपका जो मटेरियल है वो लिमिटेड एनसीईआरटी में है, तो इस लिमिटेड मटेरियल के आसपास ही आपको घूमना है, ज़्यादा उसके ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है ना। तो जो है मेरे हिसाब से आप इंटरनेट से स्टडी करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी स्कूल लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, वहाँ जाइए, वहाँ और आपको बुक्स मिल जाएंगी। और ख़ासकर अपने टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है CBSE के मामले में भी, उनसे आप सलाह लीजिए कि हाँ हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, ये अच्छी होती है, ये नहीं होती है ना। तो ज़्यादातर इंटरेक्शन आप अपने टीचर से ही करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होता है वो आप देखिए, हाउ शुड वी कवर द सिलेबस। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, रिकॉग्निशन, एनालिसिस एंड रिवीजन। रिकॉग्निशन, आप जैसे ही जो 10th का ज्वाइन करते हो बैच, तो आपको लगता है पता कि हाँ हमारे सिलेबस में ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ पढ़नी है हमको, साइंस में ये चीज़ पढ़नी है, 10th में हमको नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। तो आपको वो जो आप देख लेते हो वो चीज़ जो है आपको मिल जाती है। एनालिसिस आप साल भर में करते हो, आप पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग एनालिसिस। बट अगर मैं अब की बात करूँ, क्योंकि मैं अब जो लेट ईयर में डाल रहा हूँ वीडियो, तो अगर मैं अब की बात करूँ तो आपका सिर्फ एक चीज़ रह जाती है। क्या रह जाता है वो रहता है रिवीजन। ओनली रिवीजन इज़ लेफ्ट फॉर यू नाउ, इफ़ यू टॉक्ड अबाउट नाउ। तो सिर्फ आपके लिए रिवीजन रह गया है। तो रिवीजन का ये जो समय आपको मिलता है ना, 2-3 महीने का समय आपको जो मिल जाता है, ये समय आपके लिए बेस्ट समय होता है। इस समय में, ये वो समय है जहाँ अगर आप 85-88% स्कोर करते हो या 70% स्कोर करने वाले बच्चे हो, इस समय में अगर आप पढ़ते हो, तो इस समय में आपका 90 से ऊपर परसेंटेज बनने के चांस रहते हैं, और बिल्कुल रहते हैं। अगर इस समय 2-3 महीने में आपने दबा के पढ़ाई कर ली, तो आप सही में स्कोर कर सकते हो। भले ही आपने साल भर में इतना ध्यान ना दिया हो, ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं और आप पढ़ लो अब हो जाएगा, नहीं, अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो 70-80% वाले जो बच्चे होते हैं, इस 2-3 महीनों में अगर आप फुल अपनी ये जो ताकत है लगा दो पढ़ने में, तो मेरे हिसाब से 90% से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस कोई बच्चे अभी भी कर रहे होंगे, कुछ अभी भी पढ़ रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स जो हैं कुछ भी क्लियर नहीं होंगे। तो इस समय सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो टॉपिक क्लियर नहीं है आपके बिल्कुल भी, आपको सबसे पहले वो क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन की तरफ बढ़ना है। रिवीजन की तरफ बढ़ने से पहले आपको जितने भी टॉपिक हैं, आपको लगता है कि हाँ इसमें यार दिक्कत तो है कुछ ना कुछ, तो ज़रूर आप क्लियर करो। नहीं हो पाता है, आपको कहीं से सोर्स नहीं मिल पाता है, मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर आंसर दूंगा आपको। तो ऐसा कर सकते हैं आप, बिल्कुल कमेंट करें मुझे, मैं ज़रूर आंसर करूंगा उस चीज़ के लिए। लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सिलेबस को पढ़ो, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है
आप क्लियर करो अभी, क्योंकि वो बात है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अभी आप उस चीज़ को क्लियर करो, ठीक है। और जब क्लियर हो जाए तो रिवीजन करो। रिवीजन तो आप लोगों को पता ही है, डेली प्रैक्टिस करनी है। आप मैथ साइंस की बात करेंगे तो आप जो सम्स हैं, आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह हैं मैथ्स में, वो आप सॉल्व करते रहें डेली डेली। तो मैथ्स तो जो है आपकी प्रैक्टिस बेस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। साइंस भी उसी तरह है, जो थ्योरी पार्ट है आप थ्योरी तो ऐसे में पढ़ चुके हो, और रिवीजन कर लोगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, जो कि आउटसोर्सिंग के जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, जो बुक्स बाहर के आती हैं उनमें न्यूमेरिकल आते हैं, उस न्यूमेरिकल को ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसी तरह के ट्रिकी सवाल भी बोर्ड देता है कभी कभार। तो अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन आपको ये जो 2-3 महीने बचे हुए हैं इसमें आपको रिवीजन करना ही करना है। हर चैप्टर के बारे में पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जो चीज़ें बॉक्स में लिखी हुई होती हैं या फिर जो बॉक्स में जो नॉलेज दे रखी होती है आप उसको मिस कर देते हो, उसको मिस बिल्कुल मत करना। सब चीज़ जो रिवीजन में कवर करनी है, रिवीजन में यू हैव टू कवर योर होल सिलेबस, है ना। तो रिवीजन में जल्दी करना है लेकिन अच्छे से भी करना है, क्योंकि यही टाइम है आपके पास रिवीजन करने का। बाकी तो एग्ज़ाम्स की भी जो जो टाइम मिलता है आपको, वो तो सिर्फ आपको एक लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं उसको, वो कोई इतना वो होता नहीं है मार्क्स बिल्डअप करने में। लेकिन जो ये समय है ना, ये मार्क्स बिल्डअप करने में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, हमें आंसर लिखना कैसे है। एक सबसे अच्छा सवाल जो है हम बच्चे करते हैं, हमेशा करते हैं कि अब आंसर ऐसा कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखा करें हम बोर्ड्स में। बोर्ड्स में देखिए क्या होता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम तो आपके वही हैं जो आप हर साल एग्ज़ाम देते हो, उसी की तरह बोर्ड्स भी होते हैं, है ना। थोड़ा इनका जो है महत्वपूर्ण ज़्यादा होते हैं ये आपके लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही ज़्यादा ही वो कर लो इनके लिए। यू हैव टू राइट योर आंसर नॉर्मल वे, जो आप लिखते हो हर बार एग्ज़ाम में। जितना आपको नॉलेज है आपको एग्ज़ाम पेपर पे उतार देनी है बस। आपसे कोई सवाल पूछा, आपको आता है, उसके बारे में जो भी आपको आता है वो एग्ज़ाम में आपको उतार देना है। ये तो होता है आंसर राइटिंग, ठीक है। बोर्ड में स्पेशली आंसर लिखने में मैं आपको एक टिप दूंगा। अगर आप एसएसटी वाले स्टूडेंट हो, या फिर मैं कहूँ या एसएसटी जो सब्जेक्ट है ही आपका 10th में, तो अगर आप एसएसटी में अगर आंसर्स लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से पॉइंट्स में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएसटी जैसे वास्ट सब्जेक्ट में। क्योंकि ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ना थियोरटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा राम कथा आप उसमें लिख के आ जाओगे 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की एक आंसर के लिए, तो वो अच्छा नहीं है। पॉइंट्स में लिखिए आंसर, ठीक है। पॉइंट्स में आपका जो भी आंसर है वो पॉइंट्स में अगर लिखोगे तो जो इम्प्रेशन है ना वो अच्छा पड़ता है। जो इम्प्रेशन आप क्रिएट हो कर पाओगे अपने आंसर शीट में, अपने आंसर्स में, तो उससे आपको आंसर्स मिलने, जो जो मार्क्स मिलने की जो जो है चांस, वो अच्छे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि हाँ आपको आंसर उसमें अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको लिखना भी उसमें कम पड़ता है तो आपका टाइम भी बचता है। तो इस तरह आंसर लिखोगे तो बच जाओगे। इसी तरह साइंस में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन साइंस में हर बार आप पॉइंट्स में नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो बिल्कुल जहाँ थ्योरी है वहाँ थ्योरी लिखिए। और साइंस में चीज़ और है, अगर जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो वहाँ डायग्राम बिल्कुल बनाइए, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है और आपके लिए भी डायग्राम से आसानी ही होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम कंज्यूम कर दो उसी में और सारा टाइम निकल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। बिल्कुल आपको अपने हिसाब से टाइम को मद्देनजर देख रखते हुए जो है पॉइंट्स में या फिर थ्योरी में विद डायग्राम आंसर जो भी है आपको लिखने हैं। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में साफ सुथरा लिखिएगा, ज़्यादा काटापिटी करेंगे तो जो, अगर आप भी चेक करोगे अपनी कॉपी तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरह ये सोच के जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको सोचते हुए आप अपने जो आंसर्स हैं बिल्कुल साफ साफ लिखें, है ना। और आपको रफ वर्क करना है तो उसमें जगह होती है रफ वर्क करने के लिए, आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं आपके, यानी कि जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उन पे राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में तो भाई आपको जो भी आंसर हैं थियोरटिकल वगैरह भी होंगे तो आपको लिखने पड़ेंगे, और काफ़ी थियोरटिकल आंसर्स ही होते हैं, लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी खास हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। और पेन, पेन का सिलेक्शन कैसे करोगे आप बोर्ड एग्जाम में, पेन कौन सा रखना है।
पेन आप ऐसा रखिएगा जिसको आपके हाथ पर आप जब लिखोगे ना, अपने हाथ में रख कर लिखोगे तो आपको कंफर्टेबल होगा, जहाँ जल्दी थक ना जाए आपका हाथ। कुछ पेन ऐसे होते हैं वो तो मतलब हार्ड होते हैं, उनको लिखते जाओ वो तो उनको दबा के लिखना पड़ता है, लेकिन नहीं, आप ऐसे पेन लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो कि हाँ इसमें लिख जाऊँगा, जल्दी राइटिंग भी आएगी और मेरा हाथ थकेगा भी नहीं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ये होती हैं। पेन का भी इस्तेमाल करना अच्छा आना चाहिए आपको, और ख़ासकर जेल पेन की बात करें तो अब अलाउड है, तो जेल पेन से अच्छी राइटिंग भी आती है आप लोगों की मानना यही होगा, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगली हम बात यूज़ कर सकते, क्वेश्चन क्या है हमारा, इम्प्रेस कैसे करना है। तो मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताया, कैसे इम्प्रेस भी कैसे कर सकते हैं भाई आप। अब आपके पास कोई और साधन तो है नहीं कि आप इम्प्रेस कर दोगे, आपके पास सिर्फ आपकी एक आंसर शीट है जिससे आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो जो एग्जामिनर है। तो एग्जामिनर इम्प्रेस तभी होगा जो आपका जो कि लिखने का स्टाइल है वो साधारण हो और साफ सुथरा हो। ठीक है, साधारण होगा, साफ सुथरा होगा, तभी वो आपको मार्क्स देगा। आपने वहाँ पे खिचड़ी पका दी है तो वो बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो इम्प्रेस तो आपको अपनी राइटिंग से और सिंपल सादे लिखने के तरीके से, और जैसे कि मैंने बताया एसएसटी में आप पॉइंट वाइज करोगे, और साइंस वगैरह में डायग्राम वगैरह यूज़ करोगे, मैथ्स में कोई कटाबेटी नहीं करोगे, तो यही सब चीज़ें जो हैं, यही सब चीज़ें आपकी एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करेंगी। ठीक है, तो इम्प्रेस तो एग्जामिनर आपके आंसर को देख के हो ही जाएगा। और और आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, मैं इतना ही कहूँगा। और आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। आप अच्छा स्कोर करें, मैं तो कहता हूँ आप 100% स्कोर करें। तो थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो।